वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक सीरीज का पार्ट 42 है। BNS IPC का वॉल्यूम 2 है। आप इन वीडियोज को देखते हुए अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 92628110 हाईवे 2 पर अपना नाम और बिहार जे इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोग इस बार सब्जेक्ट वाइज मॉक भी मतलब कहने का मतलब है कि उस सब्जेक्ट से सारे शुरू से लेके अंत तक सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबों का कलेक्शन है हम लोगों के पास, और उनका बेहतरीन आंसर भी हम लोग इन वीडियोज के जरिए शेयर कर रहे हैं। ये वीडियोज बनाकर आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में जो कोई भी कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 43 BNS का वॉल्यूम 2। Recording is on. What is whether mistake is a defense or not into the crime? Sir, it is as per section 76 and 79, mistake of fact is a defense if it is done in good faith. Into which section? 76 and 79. Yes. So mistake of fact, is this sufficient or you need to say something more? 76 says mistake of fact in good faith bound by law. And 79 says mistake of fact in good faith justified by law. So first of all, what is mistake? Some mistake is mistake as to true identities. Only that is true identity or true understanding, that also may be. So if I ask you, if a question is asked, what is the meaning of mistake? बताओ, मिस्टेक हो गया इतना बोलते रहते हैं, तब बताओ व्हाट इज मिस्टेक? ऐसा नहीं पता सर। लिखो, मिस्टेक इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल होता है। अनइंटेंशनल होता है सर। हाँ, तो अगर इंटेंशनल है तो जानबूझ के, तो पहला जो है पहले समझा देते हैं तो फिर लिखोगे तो याद हो जाएगा। मिस्टेक अनइंटेंशनल होता है तो लिखो मिस्टेक इज ए स्लिप नॉट बाय डिजाइन बट बाय चांस। बट बाय चांस लिखेंगे या मिस चांस लिखेंगे? मिसचांस। हाँ, तो मिस्टेक इज ए स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन बट बाय मिस चांस। तो मिस्टेक इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट नॉट बाय डिजाइन बट बाय मिस चांस। तो इनोसेंट मिस्टेक आर एक्सक्यूजेबल। अगला पॉइंट, इसका एक लीगल मैक्सिम भी है, इग्नोरेंसिया फैक्टी डोथ एक्सक्यूज।
Yes, sir. वो तो जानते होगे, लिख लो, इग्नोरेंसिया फैक्टी डोथ एक्सक्यूज। Yes, sir. और लॉ का मिस्टेक अगर है तो डेट इज नॉट अनएक्सक्यूजेबल। इग्नोर, और उसको क्या कहते हैं, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस। Non-existent. हाँ, तो दोनों लिख लेना। तो 76 में है कि रॉन्ग डूअर बिलीव्स दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। Yes, sir. हाँ, तो ये जो 76 जो है, दिस इज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, रेस्पोंडिएट सुपीरियर। तो रेस्पोंडेंट सुपीरियर हैज नो एप्लीकेशन इनटू इलीगल ऑर्डर। Yes, sir. सॉरी, अगर एसएसपी अपने कांस्टेबल को कहता है कि इसका रेप कर दो या इसे गोली मार दो, तो वहां पे कांस्टेबल इज नॉट बाउंड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर। जो सो फार एज कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, ओनली लीगल ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन अगर एसएसपी के कहने पे कांस्टेबल ने गोली मार दी, तो वो कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ओनली मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस और द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हो सकता है, थोड़ा लेसर पनिशमेंट हो सकता है कि उसने अपने सुपीरियर का ऑर्डर क्वालिफाई किया, बट दैट इज नॉट ए डिफेंस। केवल सजा कम हो सकती। तो बाउंड बाय लॉ में कि एक सोल्जर भीड़ पे फायर करता अपने सुपीरियर के ऑर्डर से, और उसे लगता है कि ये सुपीरियर ने सही ऑर्डर दिया है और फायरिंग करना उचित है, तो फायरिंग करना उचित है सुपीरियर के ऑर्डर का कंप्लायंस, तो ही थिंक्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो इसलिए वो कोई ऑफेंस नहीं करता है। एक किसी को अरेस्ट करने आता है और गलती से जिसको करना था अरेस्ट, उसे नहीं करके किसी और को कर देता है। तो 76 is bound by law and 79 is justified by law. तो और mistake of fact is no defense if the act which is performed is illegal. जैसे कोई नकली दवाई बेच रहा और उसे यह नहीं पता था कि इस नकली दवाई से मौत भी हो सकती, तो उन केसेस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट ए डिफेंस टू इलीगल एक्ट। लिखो इसको। तो अगर पूछा जाए कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज और नॉट, अब ये तो टीचिंग हो गई बेसिक, तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज और नॉट इनटू द क्राइम। The ignorance of fact can excuse only if it is done in good faith, and such act is not illegal. Such act is not illegal, and wrongdoer thinks, reasonably thinks, that he is bound by law to do those acts. Bound, it's not that every mistake in good faith is excusable. Only those mistakes in which wrongdoer considers himself reasonably in good faith to be bound by law. मिस्टेक का ठप्पा लग गया, इट डजंट मीन कि ईच एंड एवरी मिस्टेक इज एक्सक्यूजेबल। ओनली दोज मिस्टेक्स व्हिच द ऑफेंडर इन गुड फेथ थिंक्स दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। एंड
गुड फेथ हम लोगों ने कहा किया, नथिंग इज सेड टू बी इन गुड फेथ विच इज विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ये दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। तो देयर हैज टू बी ए justification in good faith while doing the act। अब जैसे किसी को रात में लगा कि कोई इविल सोल है, भूत है, लेकिन वो भूत नहीं था, कोई आदमी था और उसने उसे भूत समझ के मार दिया, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ का डिफेंस मिल सकता है। उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस में मैकनॉटन टेस्ट किससे रिलेटेड है? इंसेनिटी से रिलेटेड है मैकनॉटन टेस्ट। नन कंपोज मेंटिस क्या होता? नन कंपोज मेंटिस। तो ये इंसेनिटी से ही होगा। यस, इंसैनिटी से ही रिलेटेड है। और इसमें मैकनॉटन टेस्ट को याद रखना है, डोली इन कैपेक्स। पता है सर, मतलब ये होता है कि a child below the age of 7 years cannot commit a crime। यस, वो प्रिजम्पशन है लॉ। Yes, sir। और डोली इन कैपेक्स और इंटॉक्सिकेशन इज डिफेंस और नॉट? Sir, intoxication would be a defense only when the thing was administered against his will, and he was such that he was unable to know the nature and consequences of his act. Yes. Intoxication is also one of the example of temporary insanity. So intoxication must not be voluntary, and it must be up to such a stage that wrongdoer is unable to conceive the consequences of the act which he has done. Then it may be a defense. Yes, Just a second. Right of private defense. Yes, sir। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब एक्सरसाइज किया जाता है और कब राइट ऑफ प्राइवेट? नंबर वन, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सरसाइज्ड। सर बताएं सर। Sir, right of private defense can be exercised when there is a reasonable apprehension of danger to body or property, and when there is no time to take recourse to the protection of public authorities. Yes, very correct. And the act for which right of private defense is to be exercised must be illegal act. Now the question is this, कि कोई आपको assault मारने के लिए आ रहा, Yes, sir। तो right of private defense can be exercised only against those acts which would amount to offense. Right of private defense cannot be exercised against those acts which are not offense. Situationally. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ए पर्सन हैज ए राइट टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द इलीगल एक्ट ऑफ अदर व्हेन ही हैज नो टाइम टू टेक रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी
and danger is so imminent that it is not possible to avoid that danger, then a man can exercise right of private defense. अब law does not expect its citizen to be coward. Law does not expect a citizen to retreat to the wall, कोने में जाके खड़ा हो जाए. Law expect its citizen to be brave and to avoid the danger. Legal machinery cannot be exercised to protect each and every person whenever it is not possible. तो right of private defense punitive right है या protective right है? प्रोटेक्टिव राइट है सर. हाँ, इट्स नॉट प्यूनिटिव. यह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी दूसरे को सजा देने के लिए नहीं किया जाता है. प्रोटेक्टिव मीन्स इट डज नॉट मीन टू पनिश द एग्रेसर. और ये जो राइट ऑफ जो प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यस सर. के अंतर्गत है. और कुछ ऐसे एक्ट हैं जहां पर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. वो कौन कौन से एक्ट हैं सर? पहला तो हो जाएगा द एक्ट व्हिच डज नॉट कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर of death or grievous hurt which is done by a public servant acting in good faith and the color of his office. And secondly, where such acts which is done which does not cause reasonable apprehension of death or grievous hurt done under the instructions of a public servant acting in good faith under the color of his office. और तीसरा हो जाएगा when there is time to take recourse to the protection of public authorities. तो these are the conditions under which right of private defense cannot be exercised. और ये 99 में दिया हुआ है ओल्ड में, और 99 को नए वर्जन में, अब नया वाला हम लोगों को भी अभी तक याद नहीं हुआ है, 37 में दिया हुआ है. और 37 से 3 कंडीशन है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो पहला एक्ट है कि कोई भी एक्ट अगर पब्लिक सर्वेंट का है और इट डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट, अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है तो पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता. कोई पुलिस वाला डंडे से आपको मारने आ रहा है तो क्या आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है? बट सर वो क्यों मारने आ रहा है ये भी तो देखेंगे. क्या इसमें लिखा हुआ है कि दो may not be strictly justifiable by law? 1937 के क्लॉज ए में लास्ट में तो पब्लिक सर्वेंट के ईच एंड एवरी एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज. उससे अगर ईच एंड एवरी एक्ट तो फिर कोई एक्ट नहीं हो पाएगा. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट केवल 2 ही सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल है, when it reasonably cause apprehension of death or grievous hurt. अगर पब्लिक सर्वेंट थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा तो क्या आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है? नहीं होगा सर. तो अगर कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट आपको गालियां दे रहा, डू हैव राइट ऑफ, कोई गाली देता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? नहीं सर. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए.
प्राइवेट डिफेंस पे कुछ आसान सा पूछ लिया, और फिर इस तरह के, तो अगर कोई गाली दे रहा है तो यू हैव टाइम टू टेक रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी। यस सर। अगर प्राइवेट पर्सन आपको थप्पड़ मारने के लिए बढ़ा तो वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। Yes, sir. लेकिन कोई पुलिस वाला थप्पड़ मारने के लिए बढ़ा तो यू डोंट हैव, अगर वो थप्पड़ अगर आपको रिजनेबली लगता है कि ग्रीवियस हर्ट अगर कॉज कर सकता है, थप्पड़ से भी दांत टूट गया कहीं, कान, तो उस क्वेश्चन इज दिस कि हमें इंटरव्यू के दौरान वो लिखना है, अगर यही पूछे कि कोई पुलिस, मतलब इट वाज एग्जैक्टली द क्वेश्चन, कोई पुलिस अफसर थप्पड़ मारने के लिए आपको आगे को बढ़ा, डू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑर्डिनरली तो सर नहीं होगा। ये नहीं करना कि अगर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा और गुड फेथ में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है ग्रीवियस हर्ट का, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो सकता, अदरवाइज नॉट। इसको फिर से बोलो, मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल है या नहीं? अगर गुड फेथ में अगर लगता है कि ग्रीवियस हर्ट होगा तब राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो आपको कहना है कि सर सेक्शन 37 क्लॉज ए के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट के सिर्फ 2 ही एक्ट के खिलाफ विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब यहाँ पे वो कहेंगे कि क्या थप्पड़ मारना इज पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और नॉट। थप्पड़ मारना इज दैट पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और नॉट? हो सकता है सर। थप्पड़ मारना पुलिस का ऑफिशियल ड्यूटी है। सर अगर जरूरत पड़े, अगर कंट्रोल करना पड़े तो उसको करना पड़ेगा। पुलिस फोर्स इस्तेमाल तभी कर सकती जब अरेस्ट में सबमिशन नहीं है और एक्यूज इज ट्राइंग टू इवेड द अरेस्ट। तो कोई एक्यूज खुद इलीगल एक्ट कर रहा है, तो क्या रॉन्ग डूअर को भी टू एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? रॉन्ग डूअर को नहीं है सर। नहीं है। एग्रेसर को भी है? नहीं सर, एग्रेसर को नहीं। हाँ, तो अगर पुलिस वाला थप्पड़ मारने को आगे बढ़ता है तो इज दैट पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड? आप कौन सा आंसर दोगे? मैं आई डू नॉट नो। मैं दोनों प्रोपोजिशन आपके सामने रख दिया। नंबर 1 कि पब्लिक सर्वेंट के एक्ट अगर if it causes reasonable apprehension of death or grievous hurt, then you have right of private defense, otherwise not. एक सिचुएशन है कि एक पुलिस वाला थप्पड़ मारने के लिए आपको आगे बढ़ता है, तो डू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट a slapping by a police officer or not? इसका बेहतरीन आंसर है कि सिंस स्लैपिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, सो देयरफॉर देयर इज ए राइट टू एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस एज मच इज नेसेसरी टू प्रिवेंट स्लैपिंग। हालांकि इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तभी आपसे पूछे जाएंगे जब आपने बेसिक लेवल पार कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप इंटर किए और दे दनादन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछने लगे। आपका इंटरव्यू कमेंस होगा बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता है।
अब सोचने वाले जो मर्जी सोच लें, अब तो देखेंगे कि अरे इसे तो बहुत आसान पूछा गया, मेरे से तो इतना कठिन, जानबूझ के टेढ़े मेढ़े ऐसा। अब इन चीज़ों का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं इतना ही कह सकता कि इंटरव्यू बोर्ड को किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, अपनी तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। ब्लेम गेम इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। तो अब ये है क्वेश्चन, अगर वो पूछते हैं, वो प्राइवेट डिफेंस पे सारी चीजें बताते जा रहा था, तो उन्होंने उसको समझाया भी कि थप्पड़ मारना पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, तब बताइए क्या होगा, तब हो सकता नंबर उसको अच्छे आए। अगर आप मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको, अगर आपके बाकी तौर तरीके ठीक हैं तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाए। लेकिन अगर वो कोई चीज बता रहे हैं, आप उसे सुनने को, मतलब आप उस पर ठीक तरह से डिसिप्लिन, एक जुडिशियल मैनर अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब बहुत सारे स्टूडेंट की आदत होती है बीच में टोकने का, एग्रेसर। हमारे ग्रुप डिस्कशन में अभी थोड़े दिन पहले 2 लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे और फाइटिंग कर बैठे। तो हमने उन दोनों लोगों को बैन कर दिया अपने यहाँ से। अब हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, आपको जो करना, फाइटिंग करना, करते रहिए। तो उनके क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। Yes, sir. और पोलाइटली जवाब देना, रेस्पेक्टफुल तरीके से। तो इससे आपको फायदा क्या होता है कि कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो गई तो दे आर ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सिंपैथेटिक, अनलेस यू इरिटेट द। 35 से कम आना 35 से कम आना मेरे व्यक्तिगत विचारों में यह स्टूडेंट का फेलियर नहीं है। मेरे व्यक्तिगत नजरों में 35 से कम आना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज मोर देयर इरिटेशन एंड लेस द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट। 35 से मतलब इट्स नॉट ए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। 35 से कम आना, स्टूडेंट का फेलियर कम, लेकिन उनका इरिटेशन ज्यादा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 35 से कम दिया गया डरा है। नहीं, डरा नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। एक आदत होती है फ्रेशर की। मैं भी जब फ्रेशर था तो ऐसा ही था। तो बुक में जो चीजें लिखी हुई है, चाहे हम उसे गलत समझ लें, उसी को इंसिस्ट करने को, वहां तो ऐसे लिखा, वहां तो ऐसे लिखा। तो आप देखिए, क्वेश्चन इज दिस, ये आपने 2 लाइन पढ़ लिया किसी चीज का और समझ गए कि आप सर्वज्ञानी हो। कानून एक दूसरा सब्जेक्ट ही है। डरा नहीं रहे हैं। 35 से बचना है तो उनको इरिटेट मत कीजिए। माई ओनली पॉइंट इज कि अगर आप 35 से बचना चाहते हैं तो उनको इरिटेट मत कीजिए। अगर वो इरिटेट होते हैं, 2-3 चीजें बहुत ही मेजर है। आप आंसर जानते नहीं है और जबरदस्ती का बोले जा रहे हैं, वो कुछ और पूछ रहे हैं तो भी आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। आपको किसी ने सिखा दिया कि भाई इंटरव्यू में बोलने से ही नंबर आता है, आपने अपने दिमाग को गिरवी रख दिया, और जिस बेवकूफ ने आपको सिखाया कि इंटरव्यू में बोलने से नंबर आता, आप दे दनादन आप बोले जा रहे हैं फ्लुएंसी दिखाने के लिए। फ्लुएंसी डजंट मीन बाय रॉन्ग आंसर।
रॉन्ग आंसर है तो जुडिशियल मैनर है कि वहां पे आपको साइलेंट होना चाहिए एंड यू मस्ट फील दैट यू हैव गिवन ए रॉन्ग आंसर। तो आप एक तो वो अगर कुछ बोलें तो अगर तौर तरीके आपके ठीक हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, Yes, sir. तो एवरेज नंबर 45 और 50 तक आता, सिर्फ डिसिप्लिन्ड होने पर। और अगर आप सही आंसर देते हैं तो ये 70-75 तक जाता है और हर तरीके से बढ़िया है, तो यू कैन क्रॉस ओवर 80, 84, 85 ऐसा। केवल डिसिप्लिन कंडक्ट है। एक जुडिशियल ऑफिसर तो मतलब ये झूठ मूठ का ब्लेम कर दिया गया है, और इस तरह से कई लोग आप सोशल मीडिया पे कि जिस स्टूडेंट को मेंस में इतना नंबर आ सकता है उसको इंटरव्यू में कैसे कम नंबर आ सकता है। इंटरव्यू में नंबर आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन, द वे यू स्पीक, दैट हेवली मैटर्स। अब जैसे आप रुक रुक के बोल रहे हैं, आधा अधूरा बोल रहे हैं, तो आपको कम नंबर आएगा। मेंस में तो आपके पास बहुत सारा समय है सोचने समझने का, सोच के आप ठीक कर सकते हैं। इंटरव्यू में तो ये समय ही नहीं है। जैसे तुमने ही बताया मिस्टेक इफेक्ट का, तो गुड फेथ तक तो बोल दिया, लेकिन बाउंड बाय लॉ नहीं बोला। Yes, sir. तो योर आंसर इज नॉट कंप्लीट टू दैट रेस्पेक्ट। Yes, sir. मिस्टेक भी पूछा गया, और कि व्हाट इज मिस्टेक। कभी कभी चीजों को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, sir. तो मिस्टेक का डेफिनेशन ऐसे याद नहीं हो सकता, तो याद करने के लिए तुम्हें हमने एक हिंट दिया कि मिस्टेक बाई इंटेंशनल होता है कि अनइंटेंशनल होता है। तो इसको अब उसी चीज को समझ के दूसरे तरीके से भी कह सकता है कि मिस्टेक इज एन अनइंटेंशनल एक्ट, और सिर्फ चूंकि सिंस दिस इज अनइंटेंशनल देयरफॉर इट निगेट्स द प्रेजेंस ऑफ मेंस देयर, एंड देयरफॉर दिस इज एक्सक्यूजेबल प्रोवाइडेड इट इज इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में नहीं है तो फिर इंटेंशनल मिस्टेक होगा। इंटेंशनल मिस्टेक इज नॉट ए डिफेंस, ओनली अनइंटेंशनल मिस्टेक इन गुड फेथ। And it's not that everyone, only under two circumstances. Good faith, either you think that you are bound by law, or in good faith you think that the act which you are going to do, you have a justification into the law, justified by law or bound by law. चलो मिस्टेक पे बहुत सारा हो गया। 30 तो मतलब पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल एक्ट के खिलाफ नहीं प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज हो सकता अगर अनलेस अंटिल देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। और पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अगर अंतर्गत कोई एक्ट है एंड देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। और तीसरा कि अगर टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। और प्राइवेट डिफेंस के राइट में इफ यू आर कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी, तो जैसे प्राइवेट उतना ही आप हार्म कॉज कर सकते हैं जितना जरूरी है, सो लॉन्ग टू अवॉइड द डेंजर। अब एक चोर चोरी करने आया, आप जग गए, आपको देख के चोर भागने लगा। चोर भाग रहा है और आपने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई, तो यू हैव एक्सीडेड इनटू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और चोर भाग रहा है तो डू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? No, sir. तो यू हैव एक्सीडेड, तो Yes, sir. देयर इज ए लिमिट, और उस लिमिट को आप मान लीजिए कि कोई आदमी चाकू लेके बढ़ा आपकी तरफ मारने को, आपके पास बंदूक है, बंदूक आपने उसे दिखाया, वो वहीं रुक गया, तो रुक गया तो डेंजर इज ओवर, डू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर रुक गया तो अगर वो रुक गया तो नहीं। हाँ,
तो मतलब इसी से वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। और ये 38 है कि किन हालातों में अंडर एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ में बी कॉज्ड। तो कौन कौन से कुछ इसमें ए से जी तक कंडीशंस दिए हुए हैं। हाँ, तो इनको ए से जी तक इनको याद कर लेना, ये पूछते हैं, प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन होगा ही होगा। तो नए वाले बीएनएस में 38 में ए टू जी तक और रेस्ट में अदर हार्म आप पॉज कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये बताया गया सेक्शन 40 में। कब शुरू होता है? Sir, when the reasonable apprehension of danger to body commences. हाँ, और कब खत्म हो जाता? So when reasonable apprehension of danger to body ceases. हाँ, प्राइवेट डिफेंस के राइट के अंतर्गत क्या प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज किया जा रहा है तो क्या उसमें भी डेथ कॉज किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है। तो कौन से ऑफेंसेज हैं जिसके अंतर्गत डेथ कॉज किया जा सकता है? सर पहला तो रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग है। हाउस ब्रेकिंग, एवरी हाउस ब्रेकिंग या कौन सा हाउस? हाँ, हाउस ब्रेकिंग आप तो बाई नाइट नहीं गई है, वहां पे हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। इसमें नाइट लिखा हुआ है या आफ्टर सनसेट लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ एक्ट में? पुराने वाले में नाइट लिखा हुआ है सर। नए वाला निकालिए। यस सर। तो उसमें लिखा हुआ आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, क्लॉज बी में। यस सर। मेरे से आज सुबह एक किसी कैंडिडेट ने कहा कि सर आप बार बार, उसको तो पहले मैंने बहुत डांटा, अब डांटा तो उससे बेचारे को बुरा लग गया। अब इंटरव्यू है, मुंह बनाए रहेगा तो उसका समय खराब होगा, तो फिर बड़े प्यार से उसको समझाया भी। अब बहुत खुश है। उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर आप हमेशा बोलते हैं इंटरव्यू के लिए बेयर एक्ट को रेफर करने के लिए, आप एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जो बेयर एक्ट की बात करते हैं और बाकी लोग नोट्स को, मटेरियल को, किताबों को, आप क्यों बेयर एक्ट के बारे में कहते हैं? इसका क्या कुछ है? तो हमने उसे कहा कि तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगता है तो मत फॉलो करो। मैं क्यों बेयर एक्ट करता हूँ? आई डू नॉट सपोज टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एडवाइस। तो उसके फादर भी था, मतलब फादर। तो अब जब मैं गुस्से में आया तो क्या स्टूडेंट किया, उसके फादर जम के उनकी क्लास लगाई। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, तो फिर हमने उन्हें बताया कि देखो हाई कोर्ट के जज साहब उनके पास में बेयर एक्ट रखा होता है या किताबें रखी होती है? वो बेयर एक्ट को रेफर करते हैं, किताबों को रेफर करते हैं। आपका हाई कोर्ट के जज साहब लेंगे तो ये पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटजी है कि मैं अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ बेयर एक्ट रेफर करो ताकि मैचिंग मिले आंसर। तब वो बहुत खुश हुआ। इम्प्रेसिव जाएगा, इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। हाँ। अगर यही इंटरव्यू अगर लॉ प्रोफेसर के द्वारा लिया जाता तो मैं भी कहता किताबों को रेफर कर,
since this interview is to be conducted by a sitting high court judge, तो अब देखो, अब इन चीजों का मुझे अगर एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि why to refer Bear Act, why not the books, तो अब मैं बताऊंगा क्या, आप तो मतलब उस एक्सप्लेनेशन देने में, लेकिन मुझे लगा कि पहले मेरे को लगा कि वो थोड़ा स्मार्ट बन रहा है या उसके फादर भी, तो इसलिए मैं इरिटेट हो गया। लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि हिज क्वेश्चन वाज इनोसेंट, ही वांटेड टू नो। तब एज ए टीचर मैंने सोचा कि इफ माय स्टूडेंट विशेस टू नो समथिंग आई मस्ट कम फॉरवर्ड। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी उसको एक्सप्लेन किया कि चूंकि हाई कोर्ट के जज साहब लेंगे, वो हमेशा बेयर एक्ट के अलावा, मतलब बेयर एक्ट ही पहली चीज है जो उसे प्रेफर किया जाता है। यस सर। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेयर एक्ट पे ही अपना आंसर बेस करो। तो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। तब जाके वो माना कि इंटरव्यू के लिए नथिंग एक्सेप्ट द बेयर एक्ट इज बेटर। नहीं सर, जब इंटर्नशिप किया था ना हाई कोर्ट में सर, हाँ, तो भी जजेस बेयर एक्ट को सबसे पहले कोई मैटर था। अच्छा मेरे को ये बताओ, यस सर, ये सोशल मीडिया का अजब और गजब कहानी है। अब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को बेयर एक्ट रेफर करने के लिए, अब कोई आके कमेंट कर देता है कि भाई बताओ बेयर एक्ट, किताब को पढ़ने में क्या बुराई है और अच्छे से समझ में आएगा। वो तो बेयर एक्ट का अप्रोच, मतलब आज की डेट में अपना नंबर बनाने के लिए झूठ मूठ का किसी को क्रिटिसाइज करो, तो मेरे पास कुछ ऐसा होता तो मैं सीधे अपनी साइट से ब्लॉक करके बाहर कर देता, सेकंड भी नहीं लगाता, न जवाब, सीधे ब्लॉक करके रिमूव कर देता। तो अब दिस इज पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटजी दैट फॉर द पर्पस, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किताबें बंद कर दीजिए, बेयर एक्ट रखिए और इंटरव्यू वाले वीडियोज को क्वेश्चन लिखिए, आंसर। आईपीसी वाली पढ़ रहे थे, आपने बताया था प्लेलिस्ट बना रखा है, तो बुक की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, आपकी एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट सफिशिएंट। हाँ दैट इज सर, और जल्दी हो भी गया सर। हाँ आईपीसी का तो कंप्लीट सीरीज कवर किया हुआ, एविडेंस एक्ट भी उसी तरीके से कवर किया हुआ, सारी चीजें कवर की हुई। चलो एनीवे, और when the right of private defense in case of body, ये तो हो गया ना कि in case of body extends to causing death, in case of property extends to, हाँ प्रॉपर्टी वाला भी कि वो सारे कुछ ऑफेंसेज हैं जिसमें डेथ कॉज किया जा सकता है। अगर एक रात में कोई चोरी कर रहा है और चोरी करके वो भाग रहा है, प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है, वो प्रॉपर्टी को नहीं हैंड ओवर किया, तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है? है सर। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? कोई क्वेश्चन इसी लहजे में पूछा गया, ध्यान से सुनना, यही मतलब इन्हीं शब्दों में पूछा गया जो मुझे बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोग गुस्से में आके उसकी थोड़ी पिटाई कर दी चोर की, तो क्या जिन लोगों ने पिटाई करी
वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकता? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चोरी कर लिया, पकड़ लिया, कैन यू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी? चोर को पकड़ लिया इज नॉट दैट सफिशियंट। चोर को पकड़ लिया और उसके बाद पिटाई करना, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अभी इतना अच्छा बताया था कि प्रोटेक्टिव राइट है। इज इट प्यूनिटिव राइट कि आप उसकी पिटाई करेंगे? नो सर। तो इसका आंसर है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। ये मतलब कैसे गलती नहीं बोल पाए इसको? जाने की हो रही है क्या? जल्दी डिले हो रहा कॉलेज जाने का? नहीं सर, टाइम हो गया है। अच्छा तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है। इसी क्वेश्चन का कि चोर को चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी थोड़ी पिटाई कर दी, 2-4 थप्पड़ मार दिया, तो जिन्होंने थप्पड़ मारा क्या उनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है? सर नहीं होगा। यस, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने उसे पकड़ लिया, डेंजर वाज ओवर, डेंजर वाज ओवर, देयरफॉर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तब इसी तरह के थोड़ा घुमा फिरा के इंटरेस्टिंग टाइप का पूछते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर कुछ हो तो घबराना नहीं है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, खासकर थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये ऑफेंसेस तब तक नहीं होंगे अनलेस अंटिल देयर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जिस्ट है कि देयर हैज टू हाउ डिसऑनेस्ट इंटेंशन मैटर्स। जब वो पोर्शन हम लोग करेंगे इंटरव्यू का तो आई विल एक्सप्लेन।